ये आकाशवाणी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद बिंद्रा करात। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है दिसंबर 7 से, और जब दिसंबर 29 तक चलेगा ये सत्र, कम से कम 17 बैठकें होंगी दोनों सदनों की। और इस दौरान कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष के लोग उठाना चाहते हैं। विपक्ष की तरफ से कई सारी चीजें हैं जो रखना चाहते हैं संसद के सामने, और उनका प्रयास रहेगा कि सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करे। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर हुसैन, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि श्रोताओं को बताएं कि कांग्रेस की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे कांग्रेस एकत्रित होकर उठाना चाहती है, और कौन से ऐसे बिल जो सरकार लेके आना चाह रही है, उसके ऊपर आपका नजरिया क्या रहेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज उठाना चाहेंगे। उसमें जो एक मुद्दा है जो कई सेशन से हम लोग उठाना चाह रहे थे, उठा भी रहे हैं, जिसके लिए बहस हो नहीं रही है। हमारी जो सीमा पे हमारे और चाइना के बीच में जो कुछ भी 22 महीने से जो हो रहा है, आपको मैं बता दूं, सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसके तहत हमें एकदम क्लियरली पता चलता है, सब पब्लिक डोमेन में है वो, कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा अंदर वो आ चुके हैं। हमारे जमीन पर वो लोगों ने कई विलेजेस सेटअप किया है, बंकर्स उनके दिखाई दे रहे हैं, वो लोग रोड्स कंस्ट्रक्शन वहां पे कर रहे हैं, उनकी आर्मी अंदर आके बैठी हुई है। कई टाइम मुखबिर हुआ है हमारे उनके बीच में, कई टाइम वहां पे टेंशन, हर दूसरे तीसरे दिन टेंशन हो जाता है बॉर्डर एरिया पे। तो इसके ऊपर आखिरकार सरकार क्यों पार्लियामेंट को बता नहीं रही कि क्या वहां पे हो रहा है, क्यों इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं कर रही, क्यों इसके ऊपर बहस होने नहीं दे रही? आपको बता दूं, मैं 1962 में जब चाइनीज इंकर्शन हुआ था, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर चाइना बॉर्डर को लेके और चाइना इंकर्शन को लेके बहस हो रही थी। प्रधानमंत्री उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और अपोजिशन लीडर्स की टिप्पणी जब कर रहे थे, उनको सुन रहे थे, उनको जवाब भी दे रहे थे। उस तरह से इस बार क्यों नहीं आ रहा, और क्यों हमारे पार्लियामेंट को हो यानी देशवासियों को हो, क्यों उनको ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है? जब आपको हम कह रहे हैं कि वहां पे वो घुसे हुए हैं, घुसपैठ चाइनीज आर्मी के द्वारा घुसपैठ हुआ है, आप मना करते हैं। फिर बाद में आपका स्टेटमेंट आता है अब हम डिसएंगेज कर रहे हैं। भाई अगर एंगेज ही नहीं किए थे, जो लोग आए ही नहीं थे, वापस कैसे जा रहे हैं? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं। और उसके अलावा जो पहले से जो मुद्दे जो चलाते आ रहे हैं, जैसे जो आर्थिक स्थिति हमारी है, जो इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, जीएसटी जो खाने पीने के पदार्थों पर जो लगा गया, जो पिछले सेशन में काफी इसको लेके हंगामा हुआ था, जो सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल सरकार करके अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को दबाना धमकाना, कॉर्पोरेट हाउसेस हो, मीडिया हाउसेस हो, या बहुत सारे ऐसे लोग जो पत्रकार हों, जो राइटर्स हों, ऑथर्स हों, कल्चरल एक्टिविस्ट हों, इंटेलेक्चुअल्स हो, फिल्म स्टार्स हों, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो, इनको जिस तरह से वो डराना धमकाना ब्लैकमेल कर रही है, जिस तरह से ये एजेंसीज को का गलत इस्तेमाल करके उनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस लगा के बोलती बंद करने की जो कोशिश जो सरकार कर रही है, ये इसको इस्तेमाल करके सरकारें भी गिराई गई हैं। आप अगर देखेंगे कर्नाटक, आप देखेंगे महाराष्ट्र, आपका कई स्टेट की सरकारें देखेंगे तो सरकार गिराएंगे और अपनी पार्टी में ले जाएंगे, और उसके बाद उनके पास उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर हम चर्चा चाहेंगे। और बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो हम रेज करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जो रूल्स ऑफ द हाउस होते हैं उसके तहत हम रेज करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से कि सरकार जो है इन मुद्दों को अकोमोडेट करेगी, इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे स्कीम्स थे, मनरेगा खासकर अगर मैं बताऊं, फूड सिक्योरिटी एक्ट में बताऊं, SC, ST, माइनॉरिटी और ओबीसी के लिए जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो देते थे वो बंद किए। ये तमाम मुद्दे हैं जो हम टाइम टू टाइम ये 17 दिन के सेशन में हम उठाएंगे, जिसमें 14 दिन मुझे लगता है कि वर्किंग डेज रहेंगे। तो उसमें कितना सरकार अकोमोडेट करती है, कितनों पे वो बहस करने के लिए रेडी होती है, उसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर हुसैन, एक चीज जो लगातार देखी जा रही है पिछले कई सत्रों से कि विपक्ष एक तो बटा हुआ है, कई बारी एकत्रित नहीं हो पाता। दूसरा, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं देती है। किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम ही ये होता है कि जो मुद्दे अवाम के हैं, जो मुद्दे जन के हैं, जो मुद्दे देश के हैं, उनको जो है उठाया जाए। अब वो जनरली जो सेशन में ये होता है कि सरकार अपने एजेंडे पे, अपने बिल्स पे बहस चाहती है और बिल्स पास करवाना चाहती है।
उसको हम वेलकम करते हैं, उसमें हम टीकी टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे टाइम सर्वसम्मति से हम लोग उसको पास भी कर देते हैं। लेकिन जो मुद्दे अभी मैं आपको गिना रहा था, ये सब मुद्दे अवाम के मुद्दे हैं। आप खाने पीने पदार्थों पे जीएसटी लगाएंगे, दूध, दही, दाल, चीनी, आटा पे लगाएंगे, इसके ऊपर बहस ना हो। पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम, जब क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल रेट गिर रहा है, हमारे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार चाहती है इसके ऊपर बहस ना हो। सरकार चाहती कि जो चाइना घुसपैठ करके हमारे लैंड ऑक्यूपाई करके बैठी है, उसके ऊपर बहस नहीं चाहती। सरकार चाहती कि बहस ना हो। इन्फ्लेशन के ऊपर बहस ना हो। जो रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहा है, उसके ऊपर बहस ना हो। बेरोजगारी का आंकड़े जो है हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में, उसके ऊपर बहस ना हो। गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों करोड़ों लोग जो है नीचे जा रहे हैं, उसके ऊपर बहस ना हो। एमएसएमई सेक्टर की जो गिरावट आई है, जो छोटे मोटे कारखाने, दुकानदार अपनी दुकान जो बंद किए हैं, उसके ऊपर बहस ना हो। अब इन तमाम चीजों पे बहस ना करेंगे हम तो किस चीज पे हम बहस करेंगे? वृंदा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से, खासकर वाम दल और सीपीआईएम की तरफ से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि संसद में आप लोग उठाएं और आपके सांसद उठाएं और उस पर बहस और चर्चा हो? पहली शर्त तो यही है कि सरकार पार्लियामेंट चलाना चाहती है कि नहीं, क्योंकि पिछले कई बार सेशंस में हमने देखा कि जिस रूप में सरकार ने पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसका ध्यान कतई नहीं दिया। तो पहली शर्त ये है, मुद्दे तब उठेंगे जब पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट तब चलेगा जब सरकार जनवारी प्रणाली की इज्जत करे और पार्लियामेंट चलाने का खुद ही ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करके चलाए। तो पहले मैं ये कहूंगी कि जो भी बिजनेस एजेंडा है, जो भी ऑपोजिशन की डिमांड्स है, जो एडजर्नमेंट मोशंस होंगे, जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, वो उठाने की पूरी इजाजत दी जाए। पिछले बार महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया, क्योंकि वो पूरे डिस्टर्ब कर लिया था इस सवाल को। जहां तक मुद्दे का सवाल है, पहले हमें स्टडी करना जरूरी है कि सरकार कौन कौन से कानून के प्रस्ताव लाएंगे। अभी एक का तो हम लोगों ने जो उसका सख्त विरोध किया, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो सरकार लाना चाहती है, उसके बारे में तो वाम दलों की बिल्कुल स्पष्ट राय है कि ये पूरे प्राइवेटाइजेशन के आधार पर कंज्यूमर्स के ऊपर भी इसका बड़ा बोझ पड़ेगा। तो कानून कौन कौन से प्रस्ताव वो लाएगी सरकार अपने बिजनेस पे, उसके आधार पर हर बिल को स्टडी करके ही हम कह सकते हैं। और एक जो उन्होंने पहले बता दिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बारे में मैंने बता दिया। जहां तक वाम दलों का सवाल है, एक हमारे लिए एक डिमांड रहेगी कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल निश्चित रूप पर इस सेशन में लाया जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार की अभाव है पॉलिटिकल एजेंडा में। विमेन्स रिजर्वेशन बिल बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो उठाया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार ने जो पास किए थे, एक EWS के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में, पिछले सेशन में 2 सेशन पहले जो पास किया, उसपे हम लोगों ने ये डिमांड की थी कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके लिए उसको सही किया जाए। ओबीसीज के लिए आप बहुत कम क्रीमी लेयर के लिए बहुत कम आधार आप मानकर वो चला रहे हैं, EWS के लिए आप बहुत उनको 8 लाख या 9 लाख रुपया का सीमा दे रहे हैं। तो ये भेदभाव है बाकी सेक्शंस के लिए। तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें फैसला हुआ है, इस कानून के संशोधन के लिए भी लाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट एडजर्नमेंट मोशन ऑलरेडी हमारे ग्रुप लीडर जो राज्यसभा में है उन्होंने मूव किया है, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के संबंध में जो रूल नियमावली बनाए गए हैं, उसमें आदिवासी इलाके में ग्राम सभा का नाम ही नहीं रखा है, पूरा एलिमिनेट किया गया। और पूरे जमीन और जंगल जो आदिवासियों के अधिकार क्षेत्र में आता है उसको उन्होंने समाप्त कर लिया है, और ये बहुत भारी प्रभाव आदिवासियों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और महंगाई, बेरोजगारी, जो आम लोगों की परेशानियां हैं वो तो है ही, जो पिछले बार भी हम लोगों ने उठाए, इस बार भी महंगाई और विशेषकर बेरोजगारी के जो
बढ़ोतरी हो रही है, इसके बारे में जरूर उठाएंगे। जहाँ तक सामाजिक मुद्दे के सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी हर प्रदेश में जिस रूप में नफरत आधारित अभियान चला रहे हैं और उसके आधार पर जो कुछ कानून के रूप में लाने का जो उनका ये प्रस्ताव है, ये कन्वर्जन की बात कीजिए, सो कॉल्ड लव जिहाद की बात कीजिए, तो ये सामाजिक मुद्दे और कम्युनल प्रोपेगेंडा सरकार की ये अनिवार्य रूप से एक मुद्दा होना चाहिए हमारे संसद में, क्योंकि ये सीधा सीधा एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं, ये सीधा सीधा देश के संविधान के ऊपर एक जबरदस्त हमला है। तो चाहे आर्थिक कानून के संबंध में या सामाजिक मुद्दे को लेकर ये कुछ मुद्दे हैं जो उठाया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप पर जब तमाम विपक्ष की दलों की बैठक होगी सेशन से पहले, जब हम सरकार के एजेंडा पर डिस्कस करेंगे, तो जो भी एक सामूहिक समझ बनती है उसके आधार पर लेफ्ट पार्टीज अपनी रोल अदा करेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, श्रोताओं को अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सके कि आने वाले सत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टी उठाना चाहेगी और तमाम सारे विपक्ष की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए प्रसाद साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि 23 दिन और 17 बैठकों में देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर संसद में कानून बनाना मेरी निगाह में ठीक उसी तरह है जैसे मानो गागर में सागर भरा जा रहा हो। मगर फिर भी ये शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र से ये सत्र कोविड की बंदिशों के साय से हटकर 2 साल बाद होने जा रहा है। हम जानते हैं कि लोकसभा की बैठकें करना बहुत कठिन काम था, और फिर भी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने 2 साल तक जिस प्रकार से निर्धारित समय में बैठकें आहूत की, सांसदों के सहयोग से उसका संचालन करके महत्वपूर्ण बिल पास कराए, इससे हमारे लोकतंत्र को एक नया आयाम मिला है। और साथ ही साथ बिरला साहब ने समूह को सुरक्षित रखने पर भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया था। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साथ ही साथ देखिए कि ये जो सत्र है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा के नए सभापति के रूप में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब अपना पहला संबोधन कर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मैं इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय धनखड़ जी को बधाई देते हुए बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद आदरणीय शरद पवार जी संसदीय गरिमा को बनाए रखने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश में बढ़ती महंगाई का है। आज बजट पारित हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं, मगर ना तो महंगाई कम हुई और ना ही रोजगार के अवसर बढ़े। दुखद पक्ष ये इसका कि उत्पादन व व्यापार में लगातार गिरावट से रोजगार में लगे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें सरकार के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। इस पे बहस बहुत जरूरी है। डॉलर भी लगातार कमजोर होता जा रहा है और ये भी बस खाली बयानों तक सीमित रह गया है। इस पे भी चर्चा बेहद जरूरी है। देखिए कि जो बढ़ती महंगाई के कारण जो हमारे आम आदमी की बचत है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पहले 23% की बचत होती थी जो घटकर अब 10.23% पे आ गई है। इसने हमारे आम आदमी के भविष्य की योजनाओं को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि उसके पास अपने भविष्य की योजनाओं के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आज मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत तो संसद है। इसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के समाधान पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि इसने हमारे सामाजिक ढांचे, पारिवारिक वातावरण और रिश्तों में बहुत तनाव पैदा कर दिया है। प्रसाद साहब, संसद में इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संसद में हमको बजट बनाने की प्रक्रिया में भी थोड़ा सा कुछ नयापन लाना पड़ेगा। क्यों नहीं हम पोलिंग बूथ को आधार बनाकर अपना बजट तैयार करते, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक हमारी बात भी पहुंच सके और उनकी हिस्सेदारी भी इसमें बजट बनाने में सुनिश्चित हो सके। किसान आंदोलन भी अपने आप में पूरी एक कहानी कहता हुआ लगता है। हमारे किसानों ने 13 महीने तक सड़क पर आंदोलन किया, 700 से अधिक किसानों शहीद हुए और खैर उस समय केंद्र सरकार ने भी बड़प्पन दिखाते हुए किसानों की बातों को माना और इसका समाधान देंगे, लेकिन अभी तक ना तो किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिल पा रहा है और ना ही उनके दूसरे मुद्दों को हल करने की कोई सार्थक पहल हुई है। हमारे देश में साइबर फ्रॉड की बाढ़ आ गई। इसके लिए हमारे कानून को सख्त बनाने पे भी चर्चा करना पार्लियामेंट में जरूरी है।
जिससे कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। श्रीवास्तव जी, आपने कई सारे मुद्दे गिनवाए जो आप विपक्ष की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन एक मूल मुद्दा है जो अक्सर देखा गया है और लोग इस पे चर्चा भी करते हैं, आपके तक भी पहुंचा होगा कि विपक्ष में जो बिखराव दिखा है पिछले कई सालों से देखते आए कि संसद में जिस तरह से एक प्रभावी विपक्ष के रूप में चाहे सामूहिक तौर से या इंडिविजुअल पार्टीज जो उठाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी लगती है। तो इसको कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं? मैं बात से सहमत हूं, लेकिन इसके पीछे मूल कारण ये है कि ये जो विपक्ष में जितने सांसद हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों से उनकी संख्या ज्यादा है। तो कई बार पार्लियामेंट में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको अपने राज्यों के मुद्दों पर ज्यादा बहस करना होती है। कई बार जो समग्रता से जो बात होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि पूरा देश प्रभावित होता है। जैसे कि साइबर फ्रॉड का, जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब इसमें हमारे यहाँ पे हमको डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन पे कानून बनाना पड़ेगा। फिर अभी 5G आने के बाद तो इसका उपयोग और बढ़ेगा। आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य भी होगा कि हम विश्व के दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये चाहे किसी भी राज्य से कोई सांसद आता हो, लेकिन ये तो पूरा देश का मामला है, उनके राज्य के भी नागरिक प्रभावित होते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस पे सारे लोगों का एक मत होना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं सोचता हूँ कोशिश होगी इस पे, जैसे कि अपन सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया पे कितने फैक्स अकाउंट के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है, भाईचारे को प्रभावित करने का काम होता है। मैं सोचता हूँ इस पे हमको ये एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी यदि व्यक्ति अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो या तो वो अपना आधार कार्ड दे, या अगर कोई संस्था है तो वो अपने पंजीयन का प्रमाण पत्र दे जिसके आधार पे उसका अकाउंट खुल सके। इस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का काम होता है, उसको रोक सकते हैं। अभी आप देखिए कि प्रसाद साहब एक बहुत बड़ा सर्वे अभी 3-4 रोज पहले ही मैंने देखा कि हमारी जो खदानें हैं उनमें जो -3% तक मामला पहुंच चुका है। यानी जो प्रोडक्शन होता था वो माइनस में चल रहा है। उसके पीछे मूल कारण ये कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले चरण में आई, उसमें उन्होंने खदान एक्ट में परिवर्तन किया था। उसके चलते नई खदानों का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जो चलती खदानें हैं वो भी बंद होती जा रही। एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का जो क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार मिलता है, वहाँ पे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस पे हमारी पार्लियामेंट को गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। ये खदानें भी मैं सोचता हूँ पूरे देश के हर राज्य में बिखरी हुई हैं। फिर आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, और ये पूरे विश्व पे है, खाली हमारे देश की बात नहीं है। इस पे भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से बात करना पड़ेगी। एनजीटी के जो फैसले होते हैं वो ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए राज्य सरकारों पे और स्थानीय निकायों पे हमको दबाव बनाने के लिए कानून बनाने पे चर्चा करना चाहिए। संतोष कुमार जी, सीपीआई की तरफ से आपकी क्या प्राथमिकता होगी? पार्लियामेंट में ये सारी समस्या के बारे में डिस्कशन करने के लिए टाइम है, ये सबसे बड़ा मामला है। पार्लियामेंट सेशन में टाइम बहुत कम मिलता है, डिस्कशन नहीं है, इनइफेक्टिव हो गया असल में। बहुत सारा चीज में वो डिस्कशन नहीं है। ये सिर्फ ये लोग बिल तैयार करके इसमें कम से कम 20-25 बिल इस समय आएगा, लेकिन डिस्कशन का टाइम कहाँ है? और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को असल में ये लोग अंडरमाइन कर दिया, वही सबसे बड़ा मामला है। बहुत सारा इश्यूज है, लेकिन पार्लियामेंट का अंदर इसके लिए क्या डिस्कशन के लिए कोई टाइम नहीं है और गवर्नमेंट उसका ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। फिर भी हमारा जिम्मेदारी है, जनता का बीच में हम काम करते रहती है, जो समस्या है वो उठाने के लिए। हम शहर में भी एक काम करते हैं और संसद का अंदर भी एक काम करेगा। जैसा महंगाई का मामला लास्ट टाइम में भी बहुत बड़ा इश्यू था। महंगाई एक बड़ा इश्यू है। दूध का दाम आजकल देखिए बहुत बढ़ गया। क्या इसका फायदा किसान लोगों को मिलता है? नहीं है। कैटल फीडिंग का सबका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हर चीज का जो लास्ट सेशन में क्या था, ये समस्या अभी भी हो रही है। और दूसरा एक सीरियस इश्यू है जो अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में आईटी फील्ड में भी बहुत ज्यादा रिटर्न और ले ऑफ है। एक कभी भी ऐसा नहीं था, इस बार बहुत ज्यादा बन गया। और एक इश्यू है गवर्नर लोगों का इश्यू। असल में सीपीआई का ये पोजीशन है, गवर्नर पोस्ट इज नॉट नीडेड। गवर्नर का जो पोस्ट है, ये पोस्ट को हटा के राज्य लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को आगे काम करने के लिए ये एक बहुत हिंड्रेंस ब्लॉक बन गया गवर्नर का पोस्ट। इसलिए गवर्नर पोस्ट को हटाना चाहिए। असल में 1935 इंडिया एक्ट से एक कॉपी करके ये पोस्ट बनाया था। इसका आवश्यकता क्या है? हर राज्य में जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, हर राज्य में ये सेंटर का सहायता के साथ ये लोग एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती रहती है। केरल देखिए,
तमिलनाडु देखिए और आंध्रा और तेलंगाना जो भी हो, साउथ राज्य में गवर्नर राज भी चल रही है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसमें मिनिस्टर्स है, संविधान है, सब कुछ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, फैसिलिटीज ज्यादा है। ये आपकी बात रखिए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कई सारे आपने मुद्दे गिनवाए हैं, कई सारे इश्यूज हैं जो आप जनता की तरफ से उठाना चाहते हैं। खासकर आपने कहा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सबको। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कंट्री। आम जनता को ये जो स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट का और निर्मला सीतारामन जी का और गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स है, उससे क्या फायदा है? स्टैटिस्टिक्स कागज में है। एक स्टैटिस्टिक्स में आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग कोविड से मर गया। लेकिन हमारी सरकार का क्या है, क्या डाटा उसके पास कितना है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे? ये हर चीज के बारे में, वो इंटरनेशनल स्टडी के बारे में इंटरनेशनल ऐसे बोल रही है, लेकिन कोविड का देहांत कितना हुआ? राजेंद्र अग्रवाल जी, आपने सुना विपक्ष की तरफ से किस तरह की सरकार के ऊपर कटाक्ष किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं और हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी इस बात को कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अध्यक्ष के नाते भी बैठक करते हैं। तो आग्रह ये है, सबसे पहला सब लोग चाहे विपक्ष के हैं वो अच्छे से चर्चा में भाग लें, वो हंगामा न करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसी विषय के ऊपर हंगामे के अंदर बहुत समय बीत खराब हो जाता है। पिछली बार भी हुआ ऐसा, आपको ध्यान ही है। पिछले सत्र में खासतौर से बहुत समय सदन का प्रकार से व्यर्थ हुआ। पहला तो हम लोगों का ये आग्रह है, सरकार की तरफ से आग्रह रहता है ये, और बराबर इस बात की अनुरोध करते हैं कि जो भी बात है, जैसी भी बात है, विपक्ष का ये अधिकार भी है, विपक्ष का कर्तव्य भी है कि विषयों को वो उठाए जो भी जनता के हित में उसको लगते हैं। जिन विषयों को लेकर ये लगता है कि सरकार का काम उतना अच्छा नहीं है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना वो चाहते हैं, वो करें, हंगामा ना करें, विषय उठाएं। एक तो पहली बात तो ये। बाकी जो एजेंडा है, आपको ध्यान होगा कि पिछले सत्र के अंदर भी 32 लगभग बिल थे जो आने थे, वो आ नहीं पाए। थोड़ा बहुत काम हुआ, जो कुछ संवैधानिक अनिवार्यताएं थी उनको पूरा जरूर किया जा सका, अन्यथा बिलों पर चर्चा नहीं हो पाई। तो यदि हाउस चलेगा, इस प्रकार की बातें होंगी, तो बिलों पर भी चर्चा हो जाएगी। जो भी बिल आएंगे अभी और एजेंडा क्लियर हो जाएगा उस चीज का। तो और साथ ही साथ जो किसी भी विषय पर चर्चा यदि चाहता है विपक्ष या कोई भी चाहता है, सरकार भी कई बार किन्हीं विषय पर चर्चा करना चाहती है, एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से विषय तय होते हैं, उसमें सभी दलों के प्रमुख नेता उसमें के अंदर भाग लेते हैं, अपनी राय रखते हैं कि किन विषयों पर चर्चा हो, तो उन विषयों पर भी चर्चा हो पाएगी। कुल मिला करके इस प्रकार से जो सदन का समय है उसका बहुत अच्छा उपयोग हो पाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर भी जो हमारे माननीय सदस्य हैं अपने क्षेत्र के संबंध में या देश की विभिन्न समस्याओं के संबंध में कुछ बात रखना चाहते हैं, वो भी हो पाएगा। यानी कुल मिला करके मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एक सहयोग यदि सबका रहता है तो सदन बहुत अच्छे से चलेगा। अग्रवाल जी, अभी कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था जिनकी जयराम रमेश जी ने बात कही थी कि विपक्ष कई सारे मुद्दे उठाना चाहता है लेकिन सरकार बहस करानी नहीं चाहती, सरकार बहस से चली जाती है। और खासकर उन्होंने चीन और भारत के बीच में जो सीमा पे जो चल रहा है लगातार, उसके ऊपर वो कह रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन सरकार इस पे मानती नहीं है। तो क्या लगता है? देखिए, प्रत्येक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ विषय जरूर ऐसे होते हैं और इस संबंध में मैं खास तौर से जो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर का नेतृत्व है, चाहे वो बाहर का नेतृत्व है, मैं उससे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा विषयों की जो सेंसिटिविटी उसको भी समझने की जरूरत होती है। तो उसके अंदर एक मर्यादा होती है जिसको बीएससी में बाकायदा उसकी चर्चा होती है, उसमें सहमति बनती है। अंदर किसी भी विषय के ऊपर, मान लीजिए चीन का विषय या अन्य के विषय, उसके जो मैंने कहा एक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सेंसिटिविटी होती है, कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें होती हैं जिनको संसद के अंदर ढंग से उनकी चर्चा किया जाना शायद उचित नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन किसी भी विषय के ऊपर यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर या अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर भी कोई चर्चा विपक्ष करना चाहता है, उसको विषय को रखे वो। और मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ, हंगामे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे बहुत बार ये बात होती है कि भाई महंगाई पर चर्चा हो, करिए, कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम के दामों पर चर्चा हो, आप करिए, विषय को लेकर के आइए। कुछ भी विषय हो उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। या बेरोजगारी के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप विषय रखिए, सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना पक्ष रखिएगा। और देखिए, एक बात में थोड़े अप्रिय बात है ये, आप जरा पिछला रिकॉर्ड देखिएगा, बहुत सारी चर्चाएं, एक 193 का नियम होता है जिसके अंतर्गत चर्चाओं को का सूत्रपात किया जाता है, चर्चा चलती है। ये लगभग इनवेरिएबली यानी निरपवाद रूप से ये बात हुई है कि विपक्ष के आग्रह पर चर्चा मंजूर हुई, चर्चा सदन के अंदर हुई, अपनी बात सबने रखी। लेकिन जब उस चर्चा का उत्तर नियम के अनुसार मंत्री महोदय देते हैं तो वो कोई ना कोई कारण बता करके बहिष्कार कर देते हैं। तो उससे जो है उनकी जो गंभीरता है विषय के संबंध में, वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कम है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि
सदन जो है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एक स्वस्थ चर्चा के लिए, गंभीर चर्चा के लिए आप खूब मेहनत करके अच्छे से अच्छे तर्क लेकर के आइए। और मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, सरकार को घेरिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। आप इसको करें और उसमें से जो कुछ संवाद से, विवाद से भी मैं यदि शब्द प्रयोग करूं तो जो निकलेगा वो जनता के हित में होगा। तो हल्ला न किया जाए, हंगामा न किया जाए, मर्यादा में रह करके तब विषयों पर चर्चा हो। और मैं मानता हूं कि बराबर सब प्रकार से सरकारी जो पक्ष है वो चर्चा के लिए तैयार रहता है। प्रमुख रूप से विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है, तो उसको इसमें लीड लेना पड़ेगा कि किस प्रकार से सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो। जैसे कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया, आपने अभी बात की, उन्होंने चीन के ऊपर जो डिस्कशन की बात थी कि संवेदनशील मामला है, उसमें जरा संयम से बात करनी पड़ेगी। वो कांग्रेस ने ये हवाला दिया कि 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था तो दोनों टाइम कांग्रेस के वक्त ये सदन में चर्चा हुई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री सदन में बैठे थे और संसद में जो सवाल उठे थे उसका जवाब दिया था। तो वो एक तरह से पुरानी बात याद कह रहे हैं कि जब था तब बात कर, अब तो 20 महीने हो गए। तो इसमें आपको लगता है कोई अभी भी इसमें कोई चीज है? आज जो चीन को लेकर के भारत के संदर्भ में जो समस्याएं हैं, वो अधिकांश उनका जन्म जो है उसी समय हुआ है, यानी 1950, 51, 52 से शुरू करके जब तिब्बत को एक्सेस किया उसने, चीन ने उसको जो है कब्जे में किया, या जो है और भी चीजें आई। 62 का युद्ध हुआ, 62 युद्ध के अंदर हमारी तैयारी नहीं थी, बहुत बड़ी जमीन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो है जमीन उसके अभी भी कब्जे में है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर भी अपनी जगह बनाई। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं चीन को लेकर के, जो नीतियां चाहे वो सामरिक दृष्टि से हों और जब आर्थिक दृष्टि से हों, यानी जब इकोनॉमी खुली उसके बाद भी जिस प्रकार का रवैया रहा। देखिए बड़े अप्रिय विषय है कि कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगता रहा है कि चीन की जो पार्टी थी वो इनको चंदा देती रही, तो उसके कारण से चीन के सापेक्ष हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमने जीवित ही नहीं किया। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तो भी यदि उस संदर्भ को लेकर भी बात करना चाहते हैं तो बीएससी के अंदर इन विषयों की चर्चा होती है बाकायदा कि कौन सा विषय किस सीमा तक लिए जाने योग्य है। वहां जितना होता है तो लिया जाएगा। अन्यथा कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने सर्वाधिक समय पर देश में शासन किया है, वो इन चीजों की सेंसिबिलिटी समझती है। 1962 का प्रकरण थोड़ा सा अलग था, हम लोग भयंकर रूप से अपनी जो कुछ भी हमारी गलतियों उसके ऊपर बहुत साहित्य लिखा गया है, खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भी इसके अंदर चूक स्वीकार की थी। तो एक अलग प्रकार की एक आक्रमण था जिसमें बहुत बड़ा हमको नुकसान हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो स्थितियां हैं, हम सब जानते हैं कि सीमा स्पष्ट नहीं है, मैकमोहन लाइन स्पष्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वो बात जो है सेना के ऊपर भी निकल करके चली जाती है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सावधानी के साथ पर चर्चा यदि की जाए तो करने की जरूरत होगी। जो भी है बीएससी के अंदर क्या होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर, और इन चीजों की जो गंभीरता है इसको कांग्रेस से बेहतर कोई और ज्यादा नहीं जानता है, बाकी लोग भी समझते हैं। तो इस मर्यादा के साथ किसी भी विषय पर चर्चा हो। अग्रवाल जी, अंत में एक चीज जानना चाहूंगा कि अब विपक्ष एक तरह से बिखरा हुआ दिखता है सदन में और इसको लेके काफी सारी चर्चाएं भी होती है, तो आपको लगता है कि विपक्ष का मजबूत ना होना भी हमारे जो संसदीय प्रणाली है उसमें कुछ ना कुछ फर्क दिखता है आपको? ने जो ये बात कही है बड़ी वास्तव में उचित है, और विपक्ष यदि कमजोर होता है तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के संचालन में भी उसके कारण से दिक्कत आती है। अपने जो वॉचडॉग की भूमिका है उसका भी निर्वाह वो कम कर पाता है। मैं समझता हूं कि विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो केवल अंध सत्ता विरोध कह लीजिए या मोदी जी का विरोध कह लीजिए, उसके आसपास अपनी रणनीति बनाते हैं, वो मुद्दों को लेकर के कम बनाते हैं, और इसी कारण से क्या होता है कि वो इकट्ठा नहीं हो पाते, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। मैं जरा बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर के यदि आप जो है अच्छे ढंग से एक क्वालिटेटिव कोई चर्चा करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव कोई विरोध करना चाहते हैं, मुद्दों के ऊपर विरोध करना चाहते हैं, नारों में नहीं भटकना चाहते हैं, तो विपक्षी एकता भी बन सकती है। विपक्षी एकता के अंदर विपक्षी दल ही बाधक है। और आपको ध्यान होगा कि कुछ ऐसे विषय पहले संसद के अंदर आए हैं जिनके अंदर विपक्ष ने अच्छे ढंग से विषयों को रखा है, तो विपक्षी एकता हो, हमको तो उससे प्रसन्नता होगी। विपक्ष दमदारी से अपनी बात को रखे, लेकिन उसके लिए विपक्ष को भी स्वयं अपना मन बड़ा करना होगा, जो अभी नहीं है। उनके परस्पर के झगड़े इतने प्रखर हैं जो उनको एक नहीं होने देते। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना आने वाले सत्र में अलग अलग मुद्दों पे बातें रखी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, सरकार के तरफ कटाक्ष जो किया गया उसका जवाब भी आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुना। आने वाले सत्र में देखेंगे क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे
भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद बृंदा करात। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।